नमस्कार बच्चों। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कवि नागार्जुन की कविता दंतुरित मुस्कान और फसल की व्याख्या। आज बिल्कुल मैं आसान शब्दों में इन दोनों कविताओं की व्याख्या तुमको समझाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्याख्या सुनने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। आपको व्याख्या बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी और किसी भी तरह से प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उनका प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। बस एकाग्रचित होकर व्याख्या सुनिए। और बच्चों, आपने कभी गौर किया है कि एक नन्हे बच्चे की मुस्कान में कितनी शक्ति होती है? वो मुस्कान थकान मिटा देती है, निराशा को आशा में बदल देती है और जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। महाकवि नागार्जुन ने यह कविता जो लिखी है दंतुरित मुस्कान, उस कविता में उसी मासूम मुस्कान का चित्रण किया है। दंतुरित मुस्कान किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं। दंतुरित मुस्कान उस छोटे से बच्चे की मुस्कान होती है जो लगभग 8, 9, 10 या 11 महीने का हो सकता है, क्योंकि इसी उम्र में लगभग बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं और जो दांत होते हैं छोटे बच्चे के, वो बहुत सुंदर होते हैं, मोती की तरह चमकदार होते हैं। और अपने उन दांतों के साथ जब छोटा बच्चा हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ सजीवता का माहौल बन गया है, चारों तरफ एक नवीन ऊर्जा भर जाती है वातावरण में और कठोर हृदय व्यक्ति भी कोमल हृदय बन जाता है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे की मुस्कान जो होती है बहुत ही निश्चल और मासूम होती है, उसमें किसी भी तरह की बनावट नहीं होती। तो जो ये कवि हैं वो एक पिता है और अपने बच्चे से मिले हैं वो काफी समय बाद, क्योंकि कवि को अपने कार्य के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है काफी लंबे समय तक, जिसके कारण उनसे उनकी अपने बच्चे से मुलाकात नहीं हो पाई थी और वो अपने बच्चे से मिले हैं। और जब बच्चे से मिलते हैं तो बच्चा जो है अपने पिता को पहचान नहीं पाता और वो उस समय का जो चित्रण किया है कवि ने बच्चे की मुस्कुराहट का और बच्चे से मिलने का, मुलाकात का, वो बहुत ही सजीव है और बहुत ही भावुक चित्रण किया है। तो ये जो कविता है दंतुरित मुस्कान, ये कवि नागार्जुन की कालजयी कविता है और इस कविता में कवि ने बच्चे की मुस्कान, मासूम मुस्कान और उससे मिलने वाले सच्चे आनंद का, सच्ची खुशी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस कविता के साथ साथ कवि नागार्जुन ने फसल कविता भी लिखी है। फसल कविता में वर्तमान पीढ़ी को कृषि संस्कृति से अवगत कराने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है। आपको तो पता ही है कि हमारे जीवन में अन्न का महत्व कितना होता है। अन्न के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता और अन्न के पीछे लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत छिपी होती है, उनकी तपस्या होती है। लाखों करोड़ों किसान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर अन्न उपजता है और उस अन्न से सभी देशवासियों की उदरपूर्ति होती है। तो इस फसल कविता में कवि का प्रयास है कि आज की जो पीढ़ी है, जो कि अपने जो आज के समय में आधुनिकता के रंग में रंगी हुई है और वो कहीं ना कहीं कृषि संस्कृति से दूर हो गई है, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि जिस अन्न को हम खाते हैं उस अन्न को उपजाने में लाखों करोड़ों किसानों ने दिन रात मेहनत की है और प्रकृति के तत्व भी उसमें समाये हुए हैं, चाहे वो पानी है और मिट्टी है, गर्मी है सूर्य की और हवा है। इन सब का आपस में पारस्परिक सहयोग से ही फसल तैयार होती है। तो इसलिए हमें उन लाखों करोड़ों किसानों का आभारी रहना चाहिए जिन्होंने स्वहित की भावना त्याग कर परहित की भावना से कार्य किया है, अन्न को उपजाया है और हमारी उदरपूर्ति की है। तो ये जो कविता है परिश्रम, आशा और जीवन के उत्सव का गीत है। तो चलिए डूबते हैं उन पंक्तियों में जो धरती की महक, सुनहरी बालियों और किसानों के सपनों को जीवंत करती है। तो सबसे पहले दंतुरित मुस्कान की व्याख्या हम समझेंगे और उससे पहले थोड़ा सा परिचय हम कवि नागार्जुन का भी दे देते हैं। कवि नागार्जुन का जन्म
30 जून 1911 को हुआ था और ये हुआ था मधुबनी जिले के सतलखा गांव में। और नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। और हिंदी में उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो नागार्जुन के नाम से लिखी हैं और मैथिली में यात्री उपनाम से उन्होंने कवि साहित्य सृजन किया है। नागार्जुन के व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति उनकी विशेषता रही है। व्यंग्य नागार्जुन के व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से ही सम्मिलित था। चाहे सरकार हो, समाज हो या फिर उनके मित्र हो, उनके व्यंग्य बाण सबको बेध देते थे। कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपनी स्पष्टवादिता और राजनीतिक कार्यकलापों के कारण जेल भी जाना पड़ा था। तो पूरा जीवन जो है उन्होंने काफी संघर्ष भी किया और उनकी मृत्यु मैंने पहले भी बताई है 5 नवंबर 1998 को हुई थी। तो उनकी जो ये पहली जो कविता है दंतुरित मुस्कान, सबसे पहले हम इसकी व्याख्या समझेंगे और चलिए तैयार है दंतुरित मुस्कान की यात्रा में। तो हम आगे बढ़ते हैं दंतुरित मुस्कान की व्याख्या। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि अब बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे दंतुरित मुस्कान वाले बालक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, इतनी सुंदर मनमोहक मुस्कान मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात निर्जीवता में भी सजीवता का संचार कर सकती है। यहाँ पर बिंब का प्रयोग किया है कवि ने, मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए, अर्थात निर्जीवता में भी सजीवता का संचार हो जाए। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि यहाँ पर अगले बिंब का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि धूली धूसर, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, गात का अर्थ है शरीर और धूली धूसर धूल से सना हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तो उसका जो शरीर है, सुंदर सा शरीर होता है, वो धूल से सन जाता है। कि धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर इतना सुंदर और मनमोहक लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। जलजात पर्यायवाची है कमल का, कि ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। परस पाकर तुम्हारा यही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि आगे कह रहा है कि तुम इतने प्राणवान हो, बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम इतने प्राणवान हो, यानी कि दूसरों में प्राण शक्ति का संचार करने वाले हो। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर या तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर से भी शीतल जल की धारा बहने लगे। कठिन पाषाण, कठोर पत्थर, और पिघल कर जल बन गया होगा कठिन, कि कठोर पत्थर भी क्या बन जाए, जल की धारा बन जाए। या ये कह सकते हो कि कठोर पत्थर से भी शीतल जल की धारा बहने लगे। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। यहाँ पर कवि बच्चे के स्पर्श का चमत्कारिक असर बता रहा है कि बच्चे की छुअन में कितना जादू है, कि अगर बच्चा किसी को छू ले तो कठोर हृदय व्यक्ति भी कोमल बन जाए। इसके लिए कवि ने प्रतीक प्रयोग किया है बांस और बबूल का प्रतीकार्थ रूप में। कवि कह रहा है कि तुम्हारे स्पर्श में ऐसा चमत्कारिक असर है या तुम्हारी छुअन में ऐसा चमत्कारिक असर है कि बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफाली के फूल झरने लगे। बांस क्योंकि कठोर होता है, आपको पता ही है कि बांस का जो पेड़ होता है, जो बांस होता है, वो जो आपने देखा होगा कहीं खड़े हुए बांस के लंबे लंबे बांस जैसे से बांस बनता है, वो बहुत कठोर होता है। और बबूल कैसा होता है, कांटेदार होता है। तो बांस प्रतीक है कठोरता का, यानी कि कठोर हृदय व्यक्ति भी कोमल हृदय बन जाए और जीवन की परेशानियां, जीवन की कठिनाइयां भी कैसी हो जाए, आसान हो जाए, सुगम हो जाए। जैसे बबूल का पेड़ होता है, कांटे वाला होता है,
तो यहाँ पर जो बबूल है वो प्रतीक है जीवन की परेशानियों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, विपत्तियों का, नकारात्मक परिस्थितियों का। तो कि तुम्हारी छुवन में, तुम्हारे स्पर्श में ऐसा चमत्कारिक असर है कि बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफाली के फूल झरने लगे। अर्थात कठोर हृदय व्यक्ति भी कोमल हृदय बन जाए और जीवन की विषम परिस्थितियां, परेशानियां और विपत्तियां सुगम बन जाएं। अर्थात नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का संचार हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके शब्दार्थ भी मैंने आगे दिए हुए हैं, व्याख्या भी दी हुई है, और बाकी मैं जो समझा रही हूँ बिल्कुल आसान से शब्दों में समझा रही हूँ। अब बढ़ते हैं सेकंड काव्यांश की तरफ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। आगे कवि कह रहा है कि तुम शायद बच्चे से बात कर रहा है, उसका बच्चे से वार्तालाप हो रहा है कि, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कवि जो है काफी लंबे समय बाद अपने घर आया है, तो इसलिए बच्चे से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान भी दिखाया है, एक बच्चे का मनोविज्ञान, कि बच्चा जब किसी अपरिचित को देखता है तो उसे लगातार देखता रहता है और उसे पहचानने का प्रयास करता है। तो कवि, यहाँ बच्चा भी कवि को लगातार देख रहा है और कवि फिर उसे कह रहा है कि तुम शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और इसीलिए मुझे लगातार देख रहे हो। अनिमेष का अर्थ है लगातार। थक गए हो आंख लो में फेर, तुम्हें थकान से बचाने के लिए मैं ही तुम पर से अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्योंकि कवि चूंकि एक पिता है और पिता कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चा जो है लगातार अपने पिता को यानी कि कवि को देख रहा है और उसे थकान हो सकती है। तो इसलिए कवि खुद ही अपनी आंखें फेरने की बात कह रहा है कि तुम्हें थकान से बचाने के लिए मैं ही अपनी नजरें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि कह रहा है कि क्या हुआ यदि तुम्हारा और मेरा परिचय पहली बार में नहीं हो पाया है। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कह रहा है कि तुम्हारी मां की वजह से ही मैं इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान को देख पाया हूं, कि यदि तुम्हारी मां तुम्हें मुझसे मिलाने का माध्यम ना बनी होती तो मैं ना तो इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान को देख पाता और ना ही इसे महसूस करने का, इस दंतुरित मुस्कान से मिलने वाले आनंद की अनुभूति कर पाता। तो यहाँ पर कवि जो है उसकी बच्चे की माँ का यानी कि अपनी पत्नी का धन्यवाद कर रहा है कि माँ की वजह से ही मैं इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे से मिल पाया हूँ और उस आनंद की अनुभूति कर पाया हूँ जो कि उसे उस समय मिल रहा था। तो यहाँ कवि ने बच्चे की माँ का धन्यवाद किया है। आगे व्याख्या है बच्चों आसानी के लिए आपके लिए। अब चलते हैं तीसरे काव्यांश की तरफ। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कह रहा है कि तुम भी धन्य हो, सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अपनी, तुम्हारे पास भी दो कारणों से धन्य है, सौभाग्यशाली है बच्चा कि वो एक तो उसके पास इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान है और माँ भी तुम्हारी धन्य है। और तुम्हारी माँ भी सौभाग्यशाली है क्योंकि उसके पास इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान वाला बालक है और वो उस आनंद को जी पा रही है जो उसे इतनी सुंदर मुस्कान वाले बालक के साथ रहने से मिल रहा है। तो इसलिए कवि दोनों को सौभाग्यशाली कह रहा है, धन्य कह रहा है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। आगे कह रहा है और भाई माँ के साथ इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा है तो वो तो धन्य है ही, और बच्चा भी धन्य है कि उसके पास इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान है और माँ भी है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अपने आप को अतिथि कह रहा है क्योंकि अतिथि कौन होता है बच्चों, मेहमान जो कभी कभी आता है जिसके आने की तिथि ना पता हो। तो कवि जो है काम के सिलसिले में चूंकि बाहर रहता है तो इसलिए कभी कभी आता है।
तो वो कह रहा है कि मुझ अतिथि से तुम्हारा संपर्क ही कितना है, अर्थात नाम मात्र का ही संपर्क है, जान पहचान है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की ही पहचान है। बच्चे से कह रहा है कि भाई तुम्हें तो सिर्फ अपनी, क्योंकि माँ के साथ रहता है बच्चा, तो तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की ही पहचान है, क्योंकि माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधु पर, यानी कि जो जल पान, दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से जो पेस्ट बनता है, पेय पदार्थ, वो माँ ही चटाती है उसे अपनी उंगलियों से। तो इसलिए बच्चे को सिर्फ अपनी माँ की ही पहचान है। देखते तुम इधर कनखी मार, और फिर कवि बच्चे से कह रहा है कि जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो, कनखी मारना या मुहावरा भी है कनखी मारना, कि कनखी मारना का अर्थ है तिरछी नजर से देखना, कि जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, आपस में आंखें चार होना ये भी मुहावरा है, आंखें मिल जाती हैं, उस समय तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे अत्यंत सुंदर लगती है। छवि मान का अर्थ है अत्यंत सुंदर, बहुत शोभाशाली, कि तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो जब, और जब हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, तो उस समय तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे अत्यंत सुंदर लगती है। बच्चों, ये थी पूरी कविता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और आगे व्याख्या दी हुई है तीसरे वाले की भी। अब हम व्याख्या समझते हैं अगली कविता फसल की। फसल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया ही है पहले, कि फसल कविता जो है ये वर्तमान पीढ़ी को कृषि संस्कृति से अवगत कराने का प्रयास है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी जो है उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रही है, और अपने आप को, जो वर्तमान पीढ़ी ने एक आधुनिकता का एक आधुनिकता के परिवेश से घिरी हुई है, तो ऐसे में वो फसल के बारे में कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है। तो इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को, पाठकों को, वर्तमान पीढ़ी को फसल को उपजाने वाले प्राकृतिक तत्वों और लाखों करोड़ों किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। चलिए समझते हैं। बहुत छोटी सी कविता है, बिल्कुल आसान कविता है। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि नागार्जुन कह रहे हैं फसल की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, लहलहा रही हैं, इनमें एक नदी की नहीं, दो नदी की नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी समाया हुआ है। ना जाने किस किस पानी से सींच कर ये फसलें तैयार हुई हैं। इन्हें या करने में एक की नहीं, दो की नहीं, लाखों करोड़ों किसानों के श्रमिकों के हाथों का स्पर्श मिला है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, कि एक किसान की नहीं, दो की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों किसानों के स्पर्श से, उनकी मेहनत से फसल तैयार हुई है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक खेत की नहीं, दो खेत की नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषताएं इस फसल में समाई हुई हैं। गुण धर्म का अर्थ होता है जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह की फसलें तैयार होती हैं, तो गुण धर्म कहते हैं जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व। अब आगे चलते हैं। आगे मैंने इसकी व्याख्या भी दी हुई है, क्योंकि अलग अलग मिट्टियों का गुण जो है फसलों में आ जाता है। फसल क्या है? अब कवि जो है परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है फसल को, कि फसल आखिरकार है क्या। और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि प्रश्न करता है कि फसल आखिर है क्या।
खेतों में उगी हुई ये फसल आखिर क्या है? तो वो स्वयं ही उसका उत्तर देता है कि ये फसल और कुछ नहीं है बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींच कर फली फूली है। यानी कि पानी का, जो नदियों के पानी का चमत्कारिक असर है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह लाखों करोड़ों किसानों के मेहनत का परिणाम है। लाखों करोड़ों लोगों ने दिन रात सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना फसल को उपजाया है, तो उनकी मेहनत का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। ये फसलें भूरी काली संदली मिट्टी के पोषक तत्वों से उपजी हैं। भाई कहीं भूरी मिट्टी के पोषक तत्व समाये होते हैं, किसी फसल में काली मिट्टी के पोषक तत्व समाये होते हैं, किसी फसल में संदली मिट्टी के पोषक तत्व समाये होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर सारांश रूप में कहा है कि भूरी काली संदली मिट्टी के पोषक तत्वों का परिणाम है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर का अर्थ है बदला हुआ रूप। यह सूरज की उष्मा का, भाई सूर्य में से जो उष्मा होती है, वो उष्मा जो है वो फसल में समा जाती है, क्योंकि बिना गर्मी के कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकती। ये तो आप जानते होंगे भली भांति। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो फसल है सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशय ये है कि सूरज की किरणों ने ही उष्मा देकर इस तरह फसल का रूपाकार रूप तैयार किया है। आगे, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल जो है बहती हुई हवा का सिमटा हुआ रूप है। यानी कि हवा, जो मंद मंद हवा बहती है, वो सिमट कर किसमें भर गई है? फसल में भर गई है। हवा के बिना भी कोई फसल नहीं पैदा हो सकती। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मंद मंद गति से बहती हुई हवा सिमट कर, यानी कि छोटे रूप में आकर संकुचित होकर किसमें समा गई है? फसल में समा गई है। कुल मिलाके कवि ने 4 प्राकृतिक तत्वों का और मानव श्रम, इन पांचों का के सम्मिलित योगदान का महत्व दर्शाया है कि हमें हमेशा उन लाखों करोड़ों किसानों के प्रति आभारी रहना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपने सुख की परवाह ना करके सभी देशवासियों के सुख के बारे में सोचा है। तो बच्चों, ये थी दोनों कविताओं की व्याख्या, दंत्रित मुस्कान और फसल। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन आपको आसान से आसान शब्दों में इस दोनों की व्याख्या समझाऊं। इन दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर मैंने पहले ही वीडियो में डाले हुए हैं, और ये व्याख्या ये आज डाल रही हूँ बिल्कुल आपकी आसानी के लिए, कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे पाओ। और बाकी आपको व्याख्या समझ में आई या नहीं आई, या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। और आपसे फिर से मेरा आग्रह है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये जो व्याख्या है या प्रश्न उत्तर है समझ में आए हैं या नहीं आए।